जनाब आज मोरखा 6 अप्रैल 2023 ये कि मोरखा 28 मार्च 2023 के मोजूद ऐवान की मंजूर करदा करारदाद में अज खुद नोटिस केस नंबर 1 2023 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहबान के अक्सरियती फैसले की तायद करते हुए इस पर अमल दरामद और आला अदलिया से सियासी व इंतजामी अमूर में बेजा मुदाखलत से गुरेज का मुतालबा किया था। फैसले पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता है कि ऐसे अमल पर सुप्रीम कोर्ट की रवायत और नज़रिया के सरई खिलाफ है, लिहाजा ये नाकाबिल कबूल है। ये ऐवान सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर तशवीश का इज़हार करता है। हालिया अक़लियती फ़ैसले मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है और वफाकी इकाइयों में तकसीम की राह हमवार कर दी गई है। लिहाजा ये ऐवान मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए आइन और कानून में दर्ज तरीक़ाकार के ऐन मुताबिक मुल्क भर में एक ही वक्त पर आम इंतखाबात के इनेकाद को ही तमाम मसाइल का हल समझता है। ये ऐवान CP नंबर 5 2023 3 रुकनी बेंच का अक़लियती फ़ैसला मुस्तरद करते हुए वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद करता है वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद करता है कि इस खिलाफ आइन व कानून फ़ैसले पर अमल ना किया जाए। ये ऐवान दस्तूर आर्टिकल 63A के गलत तशरीह और इसे अदालत उज़्मा के फ़ैसले के ज़रिए अज़ खुद तहरीर किए जाने पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए मुतालबा करता है कि अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट इस पर नज़रसानी करे। शुक्रिया। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. Aye. All those against it may say no. No. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। पार्लियामेंट में करारदाद आ गई और आज पार्लियामेंट और अदलिया जो है वो आमने सामने खड़े हैं, यानी एग्जीक्यूटिव और अदलिया जो है वो एक दूसरे के इख्तियारात जो हैं उसका हक जो है वो मांग रहे हैं। आज पार्लियामेंट में जो करारदाद पेश की गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया गया है और ये कहा गया है वज़ीर आज़म से और काबीना से कि वो इस फ़ैसले पर जो है वो अमल दरामद ना करे और अदालत उज़्मा जो है उसको कहा जाए कि इसके ऊपर नज़र सानी करे। अब इस करारदाद की जो है वो क्या अहमियत है, इसके क्या नताइज हो सकते हैं, ये एक अहम सवाल है। दूसरा ये है कि कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया है और इसके अंदर सिविल और अस्करी क़यादत जो है वो सर जोड़ेगी मुल्की मामलात को लेकर। अब इस्टेब्लिशमेंट की इस हवाले से क्या इनपुट सामने आती है, क्या सोच वो दिखाते हैं, ये भी एक अहम सवाल है। इसी पर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तस्नीम नूरानी साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए सनत व पैदावार के। हमारे साथ मौजूद हैं अशतर औसाफ साहब, साबिक़ अटॉर्नी जनरल रहे, और हमारे साथ मौजूद हैं खालिद रांझा साहब, साबिक़ वज़ीर कानून रहे। अशतर औसाफ साहब, ये फरमाइएगा कि पार्लियामेंट से आज करारदाद आ गई, आपने मुस्तरद कर दिया पार्लियामेंट ने, और ये बात कही गई है पार्लियामेंट की तरफ से कि इस फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए। एक सवाल तो ये है कि पार्लियामेंट के इस फैसले की कितनी हैसियत और अहमियत है। दूसरा ये कि क्या अब अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफ़ी करते हैं तो फिर अब ये तौहीन अदालत सारों तरफ लगेगी? कुछ सिलसिला बन गया हुआ है जहाँ पे पोलराइजेशन एक ऐसी हद पे पहुँच गई है
जिसका पहले हमारे मुल्क में तो कोई आसानी नहीं है। 1997 में ज़रूर कशमकश थी और ये सारे सिलसिले चल रहे थे और उस वक्त भी कोर्ट डिवाइडेड था और बहुत सारे मामला थे जो बच्चे तलका थे और फिर वहाँ पे भी तौहीन अदालत का एक प्रोसेस था। लेकिन जो कुछ अब हो रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे तमाम जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी इसके ऊपर अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत बेहद जरूरी है कि टेम्परेचर को नीचे किया जाए। आपके सवाल के जवाब में कि क्या पार्लियामेंट की करारदाद जो है उसके जरिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की काफ़ी हो सकती है, ऐसा नहीं है। जो पार्लियामेंट का करारदाद होती है जब तक कि वो कानून की शक्ल न हासिल करे तो उसकी कोई इतनी नहीं है जो हो कि सुप्रीम कोर्ट की जाए और इस हद तक ये मामला जाने ही चाहिए और बहुत आसान होता, बहुत सहल होता अगर जो जजमेंट है, जजमेंट की जो मेरिट्स है वो अपनी जगह पे, लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को सुनने से इनकार कर दिया कोर्ट ने, उनको पार्टी नहीं बनाया गया, उनका मौक़िफ़ नहीं देखा गया, तो उससे सवालिया निशान उठते हैं। उसके अलावा जो बेंच था जिसने इसी नौइयत के केस के मतलब कहा था कि हाई कोर्ट पहले फैसला करे और फिर ये मामला ऊपर आने चाहिए, और ये एक पॉलिटिकल थिकेट में चले गए हैं जहाँ पे कोर्ट को नहीं जाना चाहिए। उस फैसले, वो फैसला जो था उसको आपने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। इसी तरह एक और जजमेंट आया था, एक और ऑर्डर आया था जिसमें कहा गया था कि जब तक के रूल्स ऑफ प्रोसीजर तय न हो जाए, रूल्स ऑफ बिजनेस जो है उसके सुप्रीम कोर्ट के तय न हो जाए, तब उसको भी वो रद्दी की टोकरी। लेकिन इसमें अशरफ साहब आप ये कह रहे हैं कि जब तक कानून की शक्ल इख्तियार न कर ले इस फैसले की जो है, इस करारदाद की वो अहमियत नहीं है। मैं आपकी तरफ आता हूँ दोबारा। खालिद रांझा साहब, तो क्या ये आप समझते हैं कि ये कानूनी और आइनी मसला नहीं है, ये एक इखलाकी दबाव डालने की कोशिश है, या ये यूँ कह लीजिए कि ये एहसास दिलाने की कोशिश है कि आपने एक गलत फ़ैसला किया है, आपसे एक बड़ी जेन्युइन डिमांड थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए, आपने वो भी नहीं तस्लीम की? ये कोई फर्ज करे तो मैं समझता हूँ जायज़ बात है, लेकिन पार्लियामेंट अगर अदारा ऐसे कबड्डी करे तो वो अच्छा नहीं लगता। मैं समझता हूँ कि इससे पार्लियामेंट की तौहीन होती है जब वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसका उन्हें इदराक नहीं, या उन्हें समझ नहीं, या अपने अदारे से बाहर जा रहे हैं। आपने कहा है, आइन कहता है कि अदालती मामलात में इंटरफियर ना करें, तो अगर आइन ये कह रहे हैं तो अगर पार्लियामेंट बतौर अदारा ये करे तो अच्छा लगता है। लेकिन खालिद रांझा साहब, आपके इस जुमले से मैं अटैच कर रहा हूँ, आप बता दीजिए कि पार्लियामेंट ये कह रही है कि आप एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात आप सारे ले लेते हैं, वो आप किस इख्तियार के तहत लेते हैं? क्योंकि आईन पाकिस्तान जो है वहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं ना सब। अगर पार्लियामान की ये सोच है, अगर पार्लियामेंट की सोच है तो बिल लेके आ जाए, एक्ट लेके आ जाए, अमेंडमेंट आइन की लेके आ जाए, फिर तो अच्छे लगते हैं ना। ऐसे करते गुफ्तगू करते, ये तो अफराद की बात करने लग पड़े हैं, जैसे लोग बाजार में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। तो आप इस पे मैं आता हूँ, लेकिन आपने ये जो बात की है, तस्नीम साहब ये फरमाइएगा कि मतलब पार्लियामेंट ने अगर एक काम करना है तो उसको ठोस बुनियादों पर करना चाहिए। ये करारदाद जो है इसकी क्या कानूनी हैसियत है? ठीक है, आप लोगों ने एक इजहार कर दिया कि हम भी एक इदारा हैं, हम नहीं इसको तस्लीम करते,
हदायत कर दी जिस पे अमल ना करो तो फिर तौहीन अदालत लगवाओ तो सारे फारग। देखें जी, इस हवाला से आज मैं समझता सुपरमेसी और पार्लियामेंट की बात है, और यहाँ पर आइन की भी बात की जाती है। आइन भी जो बनाती है वो पार्लियामेंट ही बनाती है, और उसके ऊपर अमल करना होता है अदलिया ने। अभी आपके सामने है जो फैसला हुआ है, जो 3 रुकनी बेंच ने किया है। उससे पहले आप चलें शुरू से तो 9 रुकनी बेंच था, फिर 7 रुकनी बना और 4 रुकनी बेंच जो अपोजिट गया है। तो देखें, इदारा जो उधर भी है जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसका भी एक रवैया आप देख लें तो लाजमी बात है वो भी जो उसके मुकाबले में जब पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है सब इदारों से, तो जब वहाँ से एक करारदाद आती है, ठीक है, उसके कानून बनाना चाहिए, आइन बनाना चाहिए कि इसके ऊपर कानून आइन के मुताबिक सदर के पास पड़ी हुई है, जो मुश्तरका उससे पास होके पड़ी हुई है। अब उसका कब साइन करते हैं प्रेसिडेंट साहब, वो चंद दिनों की बात है, वो भी पता चलता है करते भी हैं या नहीं करते, या दोबारा में हाउस के अंदर आना पड़ेगा। तो इसलिए इस वक्त जो मैं समझता हूँ, इदारों को समझना चाहिए माहौल और बात। देखें, इलेक्शन कमीशन आज़ाद इदारा है, उसके काम में जो मुदाखलत की गई है वो 4 रुकनी जो बेंच था उसने उसमें तफसील जाहिर कर दी है, और उसने बाकायदा बता दिया है कि ये इलीगल प्रोसेस हो रहा है, और 3 रुकनी जो बेंच ने फैसला दिया है वो मुनासिब फैसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है, और मैं समझता हूँ ये सारे डॉक्टर खालिद रांझा साहब सीनियर एडवोकेट हैं, लीगल ज़बान को ये में से बेहतर समझते हैं, लेकिन इस बात को जो इखलाकी तौर पे बात है उसको अदलिया को भी समझाना चाहिए कि इसमें आप अपने हाउस को इन ऑर्डर करें। पहले तमाम जजेस बैठें, जो एक डिमांड है अपोजिशन की, गवर्नमेंट की, कि जो फुल बेंच है वो बैठे, वो एक फैसला करे जिसके ऊपर एक लेजिस्लेशन हो चुकी है। आज नहीं तो चंद दिनों के बाद वो आ जाएगी। मैं आता हूँ तस्लीम कुरैशी साहब। अच्छा, इसमें अशतर उसाफ साहब ये फरमाइएगा कि इस टकराव का अब क्या नतीजा निकलेगा, क्योंकि अदलिया कह रही है हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन आज की ये जो करारदाद है ज़ाहिर है ये चंद अल्फाज पर, चंद लाइनों पर मुश्तमिल है, लेकिन सख्त है। अब इसके नतीजे में आप क्या देख रहे हैं, एक टकराव की कैफियत, और आप ये समझते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन है वो उस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में भी जो हालात हैं वो भी अच्छे नहीं हैं, वो एक कमज़ोर विकेट पर खड़े हैं? जितनी ताकतवर और जितनी मजबूत अदलिया, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव होती है, उतनी ही ज्यादा नाजुक भी होती है। और जब ये इदारे आपस में टकराव में आ जाएं तो उसमें इदारों का कम नुकसान है और मुल्क और कौम का ज्यादा नुकसान है। अब देखिए आप कि ये 3 इतने मोतबर इदारे हैं, उनकी तरफ तमाम लोग देखते हैं। पार्लियामेंट में इलेक्शन के लिए आप अपने नुमाइंदे भेजते हैं, आपकी गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट के जरिए तश्कील पाती है, और उसके अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट नजर आने चाहिए और होते हैं। इसी तरह बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपके पार्लियामेंट में आपके जुडिशरी में आते हैं। अब ये सब असहाब जो हैं वो तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लें, और इसके अंदर जो लीगल मामलात हैं उनको आगे लेके चलें। वो कैसे होगा कि आप उसके अंदर नजर सानी की दरख्वास्त जरूर डालिए अगर आपको वो फैसला पसंद नहीं आया, या वो प्रैक्टिकल नहीं है, या आप समझते हैं कि उससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। अपनी मारूजात जरूर पेश करें और इन राइटिंग पेश करें। मुझे यकीन है कि जब बुर्दबारी के साथ सब लोग इस पे काम करेंगे तो ये इनकी नजर सानी भी होगी, और हो सकता है कि ये फैसला वही हो जो अब है, लेकिन अगर वो सही प्रोसीजर को फॉलो करके होगा या लार्जर बेंच के जरिए होगा, फुल कोर्ट के जरिए होगा, तो किसी को उंगली उठाने की जरूरत नहीं होगी। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है अशतर उसाफ साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। खालिद रांझा साहब, अब ये अशतर उसाफ साहब ने बड़े तवाज़ुन के साथ बात की है, लेकिन आप इस टकराव को अब कैसे देखते हैं? क्योंकि ये तो जिस तरीके से ये कहा गया है कि इस फैसले पर अमल दरामद ना करें, फुल कोर्ट का तकाजा है, और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस ज़िद पर हैं कि उन्होंने फुल कोर्ट नहीं बनाना है। तो अब ये तो एक ऐसा पैरेलल हो गया है सिलसिला कि इसमें से फिर क्या निकलेगा? मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इसका अमल दरामद ना करें, वो तो अमल की बात है ना। ये ना पैसे हुए, ना पुलिस दे, ना करे, लेकिन ये आवाज़ें कसना कि हम नहीं मानेंगे, ये तो तौहीन अमेज़ है, तज़हीक है सुप्रीम कोर्ट की। ये पार्लियामान के मेंबरान को अच्छा नहीं लगता। अगर कोई उनको तकाजा है तो जैसे अख्तर ने बड़ी अच्छी बात की है, अख्तर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि भाई रिव्यू कर लो, जो आपने समझते हैं कि गैर कानूनी बात हुई है या इमोरल बात हुई है या मुल्क की मफाद के खिलाफ बात हुई, वो बातें लिख के तहम्मुल से कोर्ट को पेश करें और रिव्यू करना आपका इख्तियार है। कुछ कहे तो सही, लेकिन ये पार्लियामेंट बैठ के नारेबाजी करना अदलिया के खिलाफ, ये बिल्कुल तौहीन में बात है। और इसमें जो स्पीकर है वो भी इस शिकंजे में आ सकते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि स्पीकर जो हैं वो तौहीन अदालत के शिकंजे में आ सकते हैं, लेकिन बात ये है, हाँ, अगर वो ये इसको एक्सपायर नहीं करते, अगर इस करारदाद को एक्सपायर नहीं करते, ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, दूसरी चीज़ आप फिर ये बताइए कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बज़िद है कि मैंने वही बेंच रखना है जिस बेंच के ऊपर सारे मोतरिज़ हैं, और वो सीनियर जजों को अपने साथ नहीं लेकर चल रहे हैं, तो हाउस इन ऑर्डर तो नहीं है, तो फिर एतमाद कहाँ से आएगा? गुजारिश है, जहाँ तक आप गुफ्तगू सियासी कर रहे हैं, कुछ लीगल भी कर ले, आईनी भी कर ले। अगर समझते हैं कि वो अमल उनका जो है वो मिसकॉन्डक्ट है, तो वो कार्रवाई करें, लेकिन ये ज़बान दराजी ना करें। आप समझते हैं कि रेफरेंस जो है वो जजेस के खिलाफ आना चाहिए या लाया जा सकता है? क्यों नहीं लाया जा सकता? अगर मिसकॉन्डक्ट बनता है तो अभी लाएंगे ना। अब तस्नीम कुरैशी साहब, आपने अशतर उसाफ साहब की बात भी सुनी और खालिद रांझा साहब की बात भी सुनी। अब सवाल ये है कि आइन तो एक बात कहता है, और वो कहता है कि आप 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराएं। अब फैसला जो है वो ये कह रहे हैं कि हमने आइन को अपहोल्ड किया है। हालात और वाक़यात जो हैं वो शायद इस बात की इजाज़त नहीं दे पा रहे कि इस हुकूमती इत्तेहाद जो है वो इंतखाबात के अंदर कूदे, तो फिर ये मसला तय कैसे होगा? देखिए जी, आइन तो कहता है, इससे तो कोई भाग ही नहीं रहा कि 90 डेज के हवाला से, लेकिन खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उसमें इलेक्शन कमीशन को 8 दिन की मोहलत दी। इसका मतलब है तो वायलेशन तो उधर से पहले आ गई कि उन्होंने 90 दिन से बढ़ा के 8 दिन का और 98 डेज दिए। तो अगर इसी तरह अगर इलेक्शन कमीशन ने जब इदारों को बुलाया है, फिनांस सेक्रेटरी को बुलाया है, सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाया है, उनकी मारूजात, उनकी गुफ्तगू सारा उनसे डिस्कस करके उन्होंने फिर इसको 8 अक्टूबर पे लेके गए, अनाउंस किया है। देखिए, इस वक्त जो आपके हालात हैं, जो मुल्क की हालात हैं, जिसके ऊपर आपको फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक इजलास बुलाना पड़ गया है। आप जो मुल्क के अंदरूनी हालात छोड़ के आपके जो बैरूनी हालात हैं, जो आपकी सराउंडिंग में हालात चल रहे हैं, आपने उनको भी देखना है। आप इस तरह नहीं है कि पूरा साल आप इलेक्शन में जाएं, आज आप पंजाब में करवाएं, कल फिर आप पख्तूनख्वा में करवाएं, फिर बलूचिस्तान जाएं, फिर नेशनल असम्बली के हों। इसका मकसद है कौम को हमने सारे कामों में लगाना है। ठीक है, आइन में ये चीज़ें, ऐसे वाक़यात पहले रूनुमा नहीं हुए जो इमरान खान साहब ने किया है कि असम्बलियाँ तोड़ी गई हैं, और उसके ऊपर आज मैं समझता हूँ ये ज़रूरत है, इसके ऊपर एक अमेंडमेंट आनी चाहिए आइन के अंदर, जो 90 डेज की एक है कि अगर ऐसी सिचुएशन
कोई आ जाए तो उसमें कैसे उसको मैनेज किया जाए इलेक्शन को। बात तो सामने समझ सबको आ रही है कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए नेशनल असम्बली के और सूबों के। ये वो हमारे वो तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है हमारा कि जहाँ पे हम मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ सूबों में इलेक्शन करवाएं। यहाँ पे लोगों को हमें इस वाले से इसी काम में मसरूफ नहीं रखना चाहिए। हमें ये चाहिए कि हम इस मामले को अच्छी तरह समझ के, जैसे हमारे इदारे दूसरे भी हैं, मोतबर इदारे हैं, वो भी डिफेंस के हवाला से हैं, इसी तरह फाइनेंस के हवाले से भी हैं, उन्होंने जाकर खुद गुजारिशात की हैं, लेकिन उनकी भी सुनवाई वहाँ पे नहीं हुई है। वहाँ पे इरफान कादर साहब ने बड़ी गुजारिशात की हैं और उनके साथ जो बिहेव हुआ वो भी कोई अच्छा नहीं हुआ। तो इसलिए ज़रूर मैं समझता हूँ ये सीनियर हमारे एडवोकेट्स हैं बहुत माशाल्लाह, तो इसको हमें यूनानिमसली बैठकर इसको रिजॉल्व करना चाहिए। मैं आता हूँ तस्नीम आज देखिए पॉलिटिकल स्कोरिंग की बात है ना, इमरान खान ने रात को जुलूस निकाले हैं, ढोल बजाए हैं, इसी तरह दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, उनको भी कुछ हक जाता है, कुछ हज जाता है ना। ठीक है, वो तो चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो, कोई बाद इलेक्शन से कतन भी नहीं रहा। सही है। अच्छा, इसमें अब अशतर साफ साहब ये फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो डिवाइड है बुनियादी तौर पे ऐसे महसूस होता है कि जो तकाज़ा है, चाहे वो पार्लियामेंट का तकाज़ा है, चाहे वो हुकूमत का तकाज़ा है फुल बेंच के हवाले से, वो उसकी राह में हायल हो रही है। आपको लगता है कि ये जो ये आज की पैदा करदा डिवाइड नहीं है, अब ये काफ़ी गहरी हो चुकी है, तो आपको लगता है कि ये मामलात जो हैं ये आगे बढ़ सकते हैं और कानूनी तौर पर अगर बात की जाती है तो फुल कोर्ट तश्कील दिया जा सकता है? जी बिल्कुल। ये जो मैं समझता हूँ कि इसका पॉलिटिकल तरह नहीं है, ये पॉलिटिकल रीजन की वजह से डिवाइड नहीं है। ये डिवाइड इसलिए नहीं है कि कुछ जज जो हैं वो एक पॉलिटिकल सोच के हैं, दूसरी पॉलिटिकल सोच के हैं। जो मेरा मुशाहिदा है या मेरी सोच है वो ये है कि इसके अंदर सवाल जो चल रहा है वो ये है कि क्या जजेस की तैनाती के लिए कोई रूल बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, और जो डिस्क्रेशन हासिल है वो उसको स्ट्रक्चर बनना चाहिए उसका कि नहीं, और इसी तरह बेंचेस की जो तश्कील होती है, बेंचेस में जो काम जाता है उसकी तश्कील के लिए भी क्या रूल होने चाहिए या नहीं। जो मुझे बात बॉदर कर रही है, जो तंग कर रही है, तो ये है कि इसमें लिटिगेंट जो है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो कोई आम आदमी है, उसका जो ट्रस्ट है ऑन दिस इंस्टीट्यूशन वो डिमिश होता जा रहा है, वो घटता जा रहा है। और ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि कम से कम एक तो इदारा ऐसा होना चाहिए जिसमें सबको एतबार हो कि वो अपने काम जो है वो दुरुस्ती से करेंगे। मैं फिर भी अर्ज करूंगा, मैं बहुत दर्द दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि टेम्परेचर जितने भी लोग इसमें रोल प्ले कर सकते हैं वो करें। टेम्परेचर जोर किए जाने चाहिए, इनको कम होना चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि बेशक सेनेट का चेयरमैन जो है वो अफ्तारी पर सबको बुला लें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुला लें, स्टेक होल्डर्स को बुला लें और उनसे कहें कि इन मामला को तय करें। मैं आता हूँ अशतर साहब जी। खालिद रांझा साहब ये फरमाइएगा कि आप सूरत हाल जो है वो कितनी गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है, और ये टकराव जो है इसका क्या नतीजा आप निकलता हुआ देख रहे हैं? मैं समझ जहाँ अख्तर साहब ने बात ख़त्म की है उसको आगे ले लें, और जब चेयरमैन साहब तमाम दोस्तों को बुलाएं तो उन्हें ये हदायत करें कि गेट आउट ऑफ द ऑब्सेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स। जब तक इलेक्शन रिजल्ट की ऑब्सेशन रहेगी उस वक्त तक टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा। इन सब दोस्तों कहें कि इलेक्शन को भूल के आइन की अमलदारी की बात करें। अब हम फंसे हुए हैं कि इलेक्शन में मैं जीतूंगा या हारूंगा, इस सोच से बालातर होकर जब आप बात नहीं करेंगे उस वक्त तक आप इसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि चेयरमैन, अगर जैसे अख्तर साहब ने कहा है कि चेयरमैन अगर सब इकट्ठा करे तो उनको ये पूछे कि ये जो ऑब्सेशन है आपकी
कि इलेक्शन में किससे जीतते हैं किससे हार रहे हैं, इससे बालातर होकर आइन की अमलदारी पे बात करें और मैं समझता हूं हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। खालिद रांझा साहब, आप आइन पर अलमदारी की बात कर रहे हैं, जिस तरीके की सियासत में पोलराइजेशन खान साहब ने कर दी है और सियासी तकसीम जो है वो पहले तो होती थी सियासी सोच की बिना पे, अब वो नफ़रत की बुनियाद पे आपने खड़ी कर दी है। इमरान खान साहब किसी से हाथ मिलाने को तैयार नहीं हैं, तो दूसरी पॉलिटिकल लीडरशिप जो एक तवील अरसे से इस खेल में है वो उसको अपनी तज़हीक भी समझती है। तो ऐसी सूरत हाल में आप मामला तो फिर यही वो गुंजाइश मिलती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और आज पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस खड़े होके कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इजाज़त नहीं दी जा सकती एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत करने की। ये कौन होते हैं डैम बनाने वाले, ये कौन होते हैं रेंटल पावर्स का नोटिस लेने वाले? जब मामलात इस नौइयत पर पहुंच जाएं तो फिर क्या होगा? ये कि आप ना बात करें डिस्ट्रक्शन की, जब देखना तो ये है कि टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। और अगर आप देखें अपनी तो तमाम FIR तो सब में जो तुरशी और तलखी और दुश्मनी है वो इलेक्शन में आती है। वजह अनाज ये है कि मैं पिछले इलेक्शन में मैंने उसकी मुखालफत की थी, लिहाजा कत्ल हो गया। तो इलेक्शन हमारे मुल्क में पोलराइजेशन हो जाती है। मैं यही कह रहा था कि इलेक्शन की सोच से बाहर आके बात करें कि हमने कानून और आइन पे कैसे चलना है। तो तस्लीम कुरैशी साहब, मेरे पास आखिरी मिनट है, क्या समझते हैं कि आपको लगता है कि सूरत हाल कोई बेहतर होगी, या ये कि कल कुछ और ही फैसला ना निकल आए इस्लाम कौमी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग से? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा जो अशरफ साहब ने कहा है कि चेयरमैन सेनेट के वाला, इससे पहले जनाब बिलावल चेयरमैन भट्टो साहब ने चेयरमैन साहब ने ये बात कर दी है कि जो हमारे दोस्त कह रहे हैं कि हम इसका मुंह देखना नहीं चाह रहे, सियासत में ये बातें नहीं चलती। सियासत में ऐसे लम्हात ऐसे मौके आ जाते हैं कि साथ बैठना पड़ जाता है। तो इसलिए जो हमारा तो जो ये अशरफ साहब ने बात की, ये तो हमने पहले ही दिया है। आप बैठना कैसे है, किसने किस बात पे बैठना है, वो जरूर बैठना चाहिए। अगर कोई समझता है इमरान खान खुद नहीं बैठता तो कम से कम उसके जो साथ मशीर आला हैं उनको बैठना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि जो आपके हालात हैं, जो आपके इदारे जो कह रहे हैं वो फेवरेबल नहीं है, इलेक्शन की फिजा वाले नहीं है। देखिए मैं मिसाल देता हूँ, खुदा न खास्ता कहीं जंग हो रही हो, कहीं लड़ाई हो, दहशत गर्दी हो रही हो, और आइन कह रहे 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। ये आइन तो नहीं कहता, ये आइन तो उस वक्त के लिए जब आपके साजगार हालात हो, पुरसकून माहौल हो, जहां दहशत गर्दी ना हो, तो आप 90 डेज में इलेक्शन करवा दें। जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया तस्लीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया खालिद रांझा साहब, बहुत शुक्रिया अख्तर साहब साहब। नाज़रीन, हमारी ये गुफ्तगू जो है वो इस वक्त यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान को IMF के साथ मुआहदे के हवाले से कुछ पेशरफ्त हुई है, कोई अच्छी खबर भी है, उसका जायज़ा लेंगे, उस पर बात करेंगे। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, सऊदी अरब ने $2 अरब देने की ज़मानत जो है वो दे दी है, और जाहिर है कि अब मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब की सूरत हाल के हवाले से इंतज़ार है। IMF के साथ स्टाफ लेवल पे मुआहदा जो है वो हमारे गले की हड्डी बन गया है, और ये सूरत हाल जो है ये यकीनन तकलीफ़ दे इसलिए है कि उसके नतीजे में जो सूरत हाल बेहतर होनी थी वो ताख़ीर का शिकार होती चली जा रही है, और हमारे हालात जो हैं वो दिगरगूं होते चले जा रहे हैं। अब ना सिर्फ ये कि ये एक कंडीशन थी, ये भी पूरी होगी, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो आपने पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी की स्कीम का इजरा किया है ये भी आपको वापस लेना होगा। वैसे ये स्कीम समझ में नहीं आई कि ये
किसने बनाई, किसने तख्लीक की और इसके अमल दरामद जो है किस तरीके से होना था या क्या होगा। लेकिन हम इस वक्त खड़े कहाँ हैं और आगे का जो सूरत हाल है, क्या कोई अच्छाई की उम्मीद है और क्या IMF के साथ इस महीने में या अगले महीने के शुरू तक मामलात बेहतर होने और फिर वहाँ से जो किस्त है उसके इजरा का मामला तय हो सकता है। इस पर करेंगे बात। मेरे साथ मौजूद हैं शबर जैदी साहब, पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं, साबिक चेयरमैन रहे FBR के। शबर जैदी साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो सऊदी अरब से अब $2 अरब की नवीद आई है और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात से भी बस आया ही चाहता है $1 अरब की नवीद, तो आपको लगता है कि अब स्टाफ लेवल मुआहिदा जो है वो हो जाएगा कि नहीं, अभी भी रस्सी जो है उसके अंदर बल बाकी हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, मेरा अपना ख्याल है कि IMF से हमारा मुआहिदा हो जाएगा और इसकी टाइमिंग क्या होगी वो अभी डिसाइडेड नहीं है। वो अपनी पोजीशन को, उन्होंने जो एक उनकी कंडीशन थी कि आप सऊदी अरब से जो आपके पैसे आने का आप वादा कर रहे हैं उसकी हमें राइटिंग में कमिटमेंट दें, वो कल मिल गई है इनको और UAE से मिलने वाली है। और उसके बाद पाकिस्तान को IMF की इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। ये मेरा तकरीबन कंफर्म पोजीशन है। मगर नदीम साहब, जो चीज़ मेरा ख्याल है हम लोग अब रियलाइज़ नहीं कर रहे कि आप आज अप्रैल की 6 तारीख पे बैठे हैं और हमें जो हमारी पोजीशन रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है फॉरेन एक्सचेंज में, तो हम ये जो अभी टेम्परेरी अरेंजमेंट है या IMF की इंस्टॉलमेंट भी आ गई, ये हमें सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ दे रही है। और जुलाई और जून के बाद जो हमारी इंस्टॉलमेंट ड्यू हैं उसमें अगर हमारी रीशेड्यूलिंग नहीं हुई तो हम नहायत संगीन पोजीशन में चले जाएंगे और वहीं खड़े होंगे जहां पहले खड़े थे। तो जो बात मैं बहुत अरसे से आपके प्रोग्रामों में कहता रहा हूं कि पाकिस्तान का मसला का हल IMF प्रोग्राम की अवेलेबिलिटी नहीं है, बल्कि IMF प्रोग्राम के बाद बाकी जो कर्जे हैं 140 बिलियन या 150 बिलियन के, उनकी रीशेड्यूलिंग और रीएडजस्टमेंट पाकिस्तान का बुनियादी मसला है। और अगर वो नहीं हुई तो कोई भी पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी की बेहतरी IMF प्रोग्राम होना तो जरूरी है, मगर वो कोई IMF प्रोग्राम उस बेहतरी की गारंटी नहीं है। अब शबर रजी साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि रीशेड्यूलिंग की ज़रूरत है, कितने अमाउंट की ज़रूरत है और क्या वो बायलैटरल है, मल्टीलैटरल है, कि या हमें चीन से गुजारिश करनी है कि आप रीशेड्यूलिंग कर दें, और क्या ये फिर जो बार बार टैग लगाया जाता है डिफ़ॉल्ट का या फेलियर का, ये उसकी तरफ कुछ झुकाव नहीं चला जाएगा इन अल्फाज की तरफ? देखिए, बात ये है कि रीशेड्यूलिंग भी डिफ़ॉल्ट ही होता है ना, कि आप ये कह रहे हैं कि हम पे नहीं कर सकते, हमें आगे बढ़ा कर दें। ठीक है, तो बेसिकली हमारे डेट की 3 शक्लें हैं। एक हमने लिया हुआ है डेट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से है, जो वर्ल्ड बैंक है, IMF के डेट से। एक हमारा पेरिस क्लब का डेट है और एक हमारा डेट है जो एक हमारा कमर्शियल डेट है और फिर एक हमारा डेट चाइना का है। जो बुनियादी जो पेमेंट ड्यू आ रही है हमारी इमीडिएट में, वो चाइना की आ रही है। और चाइना की डेट के ऊपर हमें, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, और जो चाइनीज सिस्टम है, हमें कोई रीशेड्यूलिंग या रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर कोई गारंटी या कोई कमिटमेंट चाइना की तरफ से नहीं मिल पा रही है। और नदीम साहब, ये जो G20 की कॉन्फ्रेंस हुई थी बेंगलोर में, उसमें ये प्रिंसिपल फैसला हो चुका है कि कोई भी G20 का मेंबर अब यूनिलैटरली किसी की रीशेड्यूलिंग नहीं करेगा। तो अगर चाइना ने रीशेड्यूलिंग नहीं की तो फिर हमारी बाकी रीशेड्यूलिंग भी खतरे में पड़ जाती है। तो पाकिस्तान का मसला तो हल नहीं हो रहा ना जी। पाकिस्तान का मसला तो वहीं के वहीं खड़ा है जहाँ पहले खड़ा था। और नहीं, उसमें शबर जैदी साहब एक सवाल है, इसी के साथ जवाब दे दीजिएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी $1.3 बिलियन चाइना का ड्यू था, हमने दिया, उन्होंने फिर वापस दे दिया। वही तो मैं नहीं, मेरी बात सुनिए ना। बात तो वही है ना कि चाइना तो नहीं, मगर चाइना की इंस्टॉलमेंट तो 20-22 बिलियन की आने वाली है ना जी। हम उनकी IPO की पेमेंट नहीं कर रहे हैं
तो ये तो होना है। तो इस वक्त सब्सटेंशियल जो इशू है वो ये है कि चाइना की रिशेड्यूलिंग अगर नहीं होती तो हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। तो मेरा मकसद कहने के नदीम साहब ये है कि अगर कोई आदमी ये समझता है कि IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया या IMF की 1.5 बिलियन आ गई तो पाकिस्तान में सब कुछ हरा हरा हो जाएगा, तो वो पाकिस्तान को समझता ही नहीं है। और ये गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो लोगों को अननेसेसरी होप नहीं दें, वो लोगों को रियलिटी बनाएं कि लोग तो इसके तैयार हों। मैं बार बार ये बातों लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जी मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिस्टिक की बात कर रहा हूँ। मुझे आप ये बता दें कि मैं और आप इस मैटर पर तकरीबन साल से गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे आप एक स्टेप बताएं जो पाकिस्तानियों ने लिया हो अपनी करंट अकाउंट को सही करने के लिए। मजबूरी में IMF ने करवा दिया, आपको प्रेशर डलवा दिया, आपकी LCR बंद करा दी। ये वो चीजें नहीं है जो कौमें करती हैं, कौमें अपने आप को इस तरह सही नहीं करती। तो ये जो हम तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं और हम एक फॉल्स होप देते हैं, कोई आके कहता है मैंने डिफॉल्ट से बचा दिया, एक आता है वो डिफॉल्ट में कहता है मैंने डिफॉल्ट में डुबो दिया। ये जो सारी सियासी बातें हो रही हैं, ये मीडिया में बातें, और इनको बंद करें और पाकिस्तानी कौम अपने आप को डिफॉल्ट से निकाले। नहीं अब नहीं शबर जैदी साहब, पाकिस्तानी कौम क्या करे? मतलब इस वक्त जो अफरात ज़र की शरह है वो कहाँ पर पहुँची हुई है, महंगाई की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये मजीद उसके लिए तैयार करें? पाकिस्तानी कौम ये करे कि जो महंगाई बर्दाश्त करें वो जाके दुकानों को बंद कराएं, जो बिजली ज़ाया कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम डलवा के डॉलर को बढ़वा रहे हैं, पाकिस्तानी कौम ये करे ना। पाकिस्तानी कौम क्यों बाजारों को रात को 12 बजे तक खोल रही है? पाकिस्तानी कौम क्यों बिजली का ज़िया कर रही है? पाकिस्तानी कौम क्यों पेट्रोल का ज़िया कर रही है? पाकिस्तान में क्यों हर एक के पास वीगो है? ये क्यों नहीं सही करते आप? पाकिस्तान में क्यों 85 मेंबर की काबीना है? पाकिस्तानी कौम को ये करना है ना। IMF से पैसे आ गए, IMF से पैसे नहीं आए, IMF से पैसे चले गए, सऊदी अरब ने दे दिया। ये तो बेशर्मी की और बेहयाई की बातें हैं ना। तो ये तो मतलब इससे ज्यादा बेहया कौन कौन होगी जो सिर्फ इस बात पे बैठी है कि SLA स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए। स्टाफ तो IMF का थर्ड ग्रेड का एग्रीमेंट, थर्ड लेवल का स्टाफ होता है ना, उनके साथ एग्रीमेंट को हम समझ रहे हैं कि हम पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर जिसकी आबादी 25 करोड़ की आबादी है, वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के ऊपर अपनी किस्मत को लगा के बैठा हुआ है। इससे ज़्यादा बदकिस्मती किसी मुल्क की क्या होगी? इसमें शबर जैदी साहब ये फरमाइएगा कि क्या पाकिस्तान जो है, मतलब बड़ी इसमें रेजिलियंस है, आपको लगता है कि हम IMF के बगैर नहीं चल सकते? हम IMF के बगैर ये पैसा जनरेट नहीं कर सकते? मतलब वो तो फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज कह रही हैं कि हमें इजाज़त दो, हम $1 अरब आपको महीने का ला देते हैं। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज कंपनी को तो मैं कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, मगर IMF तो मैं फिर मेरी एक बात को समझने की कोशिश करें लतीफ साहब, IMF आपको पैसे नहीं दे रहा है। IMF आपको सिर्फ ये गारंटी दे रहा है कि आपको उधार मिल जाएगा। अगर आप अपनी हरकतें सही कर ले तो उधार वैसे ही मिल जाएगा बाजार में आपको। बात ये है ना कि IMF आपको सिर्फ ये थोड़ी दे रहा है, पैसे थोड़ी दे रहा है। IMF की टोटल ग्रांट क्या आएगी? 1.5 बिलियन की ग्रांट आएगी ना। IMF ये नहीं कह रहा कि आपको मैं पैसे दे रहा हूँ। IMF ये कह रहा है कि मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि ये शरीफ लोग हैं, इनको पैसे उधार दे दो। तो अगर आप अपनी हरकतें सही कर लें और आप एक मुहिम पे लग जाएं कि हमारा सिर्फ एक काम है कि हम डॉलर बचाएंगे, पाकिस्तान 10 साल तक ये मुहिम शुरू करे कि हम डॉलर बचाएंगे और डॉलर कमाएंगे, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। हमारा ये ऑब्जेक्टिव कहाँ है? मुझे बताइए, क्या है आपका ऑब्जेक्टिव? अगर नहीं है तो फिर यही होता रहेगा। आप समझे ना वो क्या रहा है? कभी आपने किसी सियासतदान के मुंह से या किसी बंदे के मुंह से ये सुना है कि डॉलर कमाओ डॉलर बचाओ? सही है। कभी सुना है? IMF नॉन IMF यही करते रहते हैं बैठ के। ये असल में अब लगता यही है कि आखिरी मंजिल जो है वो हमारी वही है। वो जैसे डेथ बेड पे बंदा पहुंच जाता है ना, तो वो फिर आखिरी जो होप होती है उसके ऊपर अटक जाता है। तो हम भी शायद इस आखिरी होप पर अटके हुए हैं। देखिए, मुझे तो कोई जब तक पाकिस्तानी चले जी, मैं इससे एक स्टेज आगे जाता हूँ। अगर मेरा डेट भी शेड्यूल भी हो गया, चलो मैंने ये भी कर लिया आपसे, IMF की इंस्टॉलमेंट भी आ गई और मेरा डेट भी शेड्यूल हो गया, तो 3-4 साल मिल जाएंगे। अगर 3-7 साल में मेरी यही इंपोर्ट की वैल्यू रही और यही मेरी एक्सपोर्ट की वैल्यू रही और यही मेरी रेमिटेंस रही और यही मेरी पॉपुलेशन पे ग्रोथ रहा,
तो ये मुल्क तो तबाह होने वाला है, एनीवे होने वाला। ठीक है, बहुत शुक्रिया शबर जैदी साहब। मसला ये है कि हम इधर ही अटके हुए होंगे कि ठीक है 3 साल मिल गए हैं, हुकूमत तो करो ना। बहुत शुक्रिया, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।